हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे पूरे लेसन का वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन और इसे अपनी लैंग्वेज हिंदी में समझेंगे। लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले इसका एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं, जिससे इस स्टोरी को समझने में हमें आसानी हो। तो ये स्टोरी बेस्ड है स्कूल के एक लड़के जिसका नाम फ्रैंक्स है उसके बारे में, और उसके स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर जिनका नाम एम हैमिल है, जो कि 40 ईयर्स से उसके स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। तो अब होता क्या है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक वॉर होती है जिसमें जर्मनी फ्रांस को हरा देता है और फ्रांस की 2 स्टेट अल्सास एंड लॉरेन उनको अपने कब्जे में ले लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों स्टेट्स में जितने भी स्कूल होते हैं उन स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज को हटाकर वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाने का ऑर्डर देते हैं। इसकी वजह से एम हैमिल, जो कि इस स्कूल में 40 ईयर्स से पढ़ा रहे थे, उनको स्कूल छोड़कर जाना पड़ता है। अब ये देखकर स्कूल के सारे बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग जिनको एम हैमिल ने पढ़ाया था उन सभी को बहुत दुख होता है। तो वो स्कूल में आते हैं और एम हैमिल को एक फेयरवेल देते हैं, उनकी क्लास में बैठते हैं और एम हैमिल भी इस मौके पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो अब क्या कुछ होता है इस स्टोरी में कि स्कूल छोड़ते टाइम पर एम हैमिल के क्या इमोशंस थे और उनको कैसा फील हो रहा था, ये सब कुछ हमें स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं स्टोरी के इंट्रोडक्शन से, जिसमें हम पहले अबाउट द ऑथर के बारे में बात करेंगे। ये स्टोरी द लास्ट लेसन अल्फांसो डॉयट के द्वारा लिखी गई है एंड ही वॉज बॉर्न इन 1840 एंड अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट द वर्ल्ड इन 1897। इनका जन्म 1840 में हुआ और 1897 में इनकी डेथ हुई। अल्फांसो डॉयट वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वॉर हेल्ड फ्रॉम 1870 to 1871 इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। ये चैप्टर द लास्ट लेसन इसे लिखा गया था फ्रैंको पर्शियन वॉर के टाइम पर, जो कि 1870 से 1871 के बीच में हुई थी। और इस वॉर में फ्रांस को प्रशिया ने बिस्मार्क की लीडरशिप में हरा दिया था। प्रशिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। उस समय का जो प्रशिया हुआ करता था वो इन 3 देशों का ग्रुप था। अब कौन से थे वो 3 देश? जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया, जो कि आज सेपरेट नेशंस हैं। उस समय पर इन तीनों देशों का एक जो ग्रुप था उसको हम प्रशिया के नाम से जानते थे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड। अब जैसे कि प्रशिया ने फ्रांस को वॉर में हरा दिया था, तो फ्रांस की जो 2 डिस्ट्रिक्ट थी जिनका नाम था अल्सास एंड लॉरेन, उस पर प्रशिया का कब्जा हो गया। तो रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब क्योंकि वहाँ पर प्रशिया का कब्जा हो गया, अब स्कूल में जो कुछ भी होने वाला था तो प्रशिया के अकॉर्डिंग ही होने वाला था। तो जिसकी वजह से स्कूल के मैनेजमेंट में, स्कूल के सिलेबस में या फिर स्कूल की जो लाइफ स्टाइल थी उसमें क्या क्या चेंजेस आए, ये सब कुछ हमें स्टोरी के थ्रू जानने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस स्टोरी में आई का यूज़ हुआ है। अब आई का यूज़ यहाँ पर फ्रैंक्स के लिए हुआ है, जो इस स्टोरी को अपने शब्दों में हमें डिक्टेट कर रहा है, क्योंकि ये स्टोरी उसका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। So I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding। अब इधर हम कुछ वर्ड्स देख सकते हैं, जैसे कि dread, और दूसरा वर्ड हमारे पास में दिया हुआ है स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग का मतलब होता है, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना और ड्रेड का मतलब होता है डर। तो फ्रैंक्स स्कूल के लिए सुबह सुबह लेट हो गया और उसे काफ़ी डर लग रहा था कि जब वो स्कूल पहुंचेगा तो उस पर डांट पड़ने वाली है, स्पेशली बिकॉज एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। अब एम हैमिल जो उनके टीचर थे उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपल्स का होमवर्क करने के लिए दिया था एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। और फ्रैंक्स ने इसको प्रिपेयर नहीं किया था और उसने कुछ भी पार्टिसिपल के बारे में नहीं पढ़ा था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। अब शुरू में उसके दिमाग में ये थॉट आया कि वो स्कूल जाए ही ना और यहीं कहीं आसपास में घूमते हुए भी बाहर अपने टाइम को पास करे और अपने घर पर वापस लौट जाए एट द टाइम ऑफ फिनिशिंग द स्कूल। तो इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट,
मौसम काफ़ी ब्राइट था, धूप निकली हुई थी और जिसकी वजह से काफ़ी गर्मी भी थी। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वर्ड्स। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि एक वर्ड का यूज़ किया गया है, दैट इज़ चिर्पिंग। चिर्पिंग का मीन होता है चहचहाना। चिड़िया का जो साउंड होता है उसको हम बोलते हैं चिर्पिंग साउंड। तो चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी, वहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ थे और जिन पर चिड़िया बैठी हुई थी और वो चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अब एक बहुत ही बड़ा ओपन ग्राउंड था, वहाँ पर एक सॉ मिल थी। सॉ मिल का मतलब होता है ऐसी जगह, ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर लकड़ी को काटने का काम किया जाता है। तो सॉ मिल के पीछे एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जहाँ पर प्रशिया के सोल्जर्स अपनी ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब होता है परेड करना, मार्च करना। तो इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। अब फ्रैंक्स को ये नज़ारा देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि उसकी स्कूल जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसने पार्टिसिपल का होमवर्क नहीं किया था और उसे श्योरली डांट पड़ती, जिसकी वजह से उसका मन नहीं था जाने का। और ये जो नज़ारा था जब वो सोल्जर्स को ड्रिलिंग करते हुए देख रहा था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ब्यूटीफुल साइट उसके लिए थी। तो इसी वजह से उसने ये सोचा कि यहाँ पर ही क्यों ना बैठकर स्कूल के पूरे टाइम को पास किया जाए। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन फिर उसने अपने मन को मारा और कैसे भी करके अपने आप को कन्विंस किया कि अब वो स्कूल जाएगा और वो जल्दी ही स्कूल के लिए निकल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक वर्ड टाउन हॉल। टाउन हॉल एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ से सारी न्यूज़ेस को स्प्रेड किया जाता है और बुलेटिन बोर्ड का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर न्यूज़ को स्टिक किया जाता है, वहाँ पर न्यूज़ को चिपकाया जाता है जहाँ से वो न्यूज़ सभी लोगों के बीच में फैल जाए। तो जब वो टाउन हॉल के बाहर से निकला जहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड था, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। अब फ्रैंक्स को लगा कि मतलब ये लोग यहाँ पर क्यों जमा हैं, क्योंकि फ्रैंक्स इस बुलेटिन बोर्ड या फिर इस टाउन हॉल के बारे में एक चीज़ जानता था कि जितनी भी पिछले 2 सालों में बुरी खबरें आई थी, चाहे वो वॉर के हारने की खबर हो या फिर कोई ऑर्डर लागू करने की खबर हो या फिर जो भी उनके ऊपर थोपा गया था प्रशियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब कुछ सारा का सारा जो भी बैड इन्फॉर्मेशन, सबका सब जो भी बैड न्यूज़ेस थी, वो सब कुछ इसी बुलेटिन बोर्ड से आया था। तो वो सरप्राइज़ था और ये सोच रहा था कि अब पता नहीं यहाँ पर लोगों की भीड़ क्यों लगी हुई है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और उसने खुद से ही सोचा विदाउट स्टॉपिंग। अब वो चलते जा रहा था, उसने उस भीड़ को देखा लेकिन वो रुका नहीं क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, इसी वजह से वो चलते चलते सोच रहा था व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब क्या हो सकता है कि इतने सारे लोग यहाँ पर जमा हैं, ये क्वेश्चन उसने खुद से पूछा। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। अब जितना जल्दी हो सकता था वो जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहा था। द ब्लैक स्मिथ, द वॉचर। अब वहाँ पर एक आदमी था जो कि ब्लैक स्मिथ था, जिसका मतलब होता है लोहार, और जिसका नाम वॉचर था। हु वॉज देयर, वो वहाँ पर था विद हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है साथी, जिसको हम बोलते हैं इन हिंदी चेला। एक ब्लैक स्मिथ था और जो कि अपने एक साथी के साथ में वहाँ पर खड़ा हुआ था और रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, और वो बुलेटिन बोर्ड को रीड कर रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, कॉल्ड आफ्टर का मतलब होता है बुलाना, पीछे से बुलाना। तो अब क्योंकि फ्रैंक्स वहाँ से ये सब कुछ देखते देखते आगे निकल गया था, तो वो जो वॉचर था उसने पीछे से फ्रैंक्स को आवाज़ लगाई। अब क्या बोला, डोंट गो सो फास्ट बब। अब बब यहाँ पर उसने एक एज अ स्लैंग यूज़ किया है एक छोटे से बच्चे को बुलाने के लिए। जो वॉचर था उसने फ्रैंक्स को पीछे से आवाज़ लगाई और कहा कि इतना जल्दी मत चलो, डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। उसने फ्रैंक से बोला कि तुम इतनी जल्दबाजी मत करो, कि आराम से तुम स्कूल पहुंच सकते हो, तुम्हारे पास में अभी बहुत टाइम है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, और फ्रैंक्स को लगा कि वो उसके साथ में मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। यहाँ पर जो हम वर्ड देख सकते हैं ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, इसका मतलब होता है हाफते हुए, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में स्कूल आ रहा था तो ऑब्वियसली वो हाफ रहा होगा। तो अब जल्दी जल्दी फ्रैंक्स स्कूल के गार्डन में पहुंचा। अब वो जो गार्डन था उसको एम हैमिल ने बहुत ही प्यार से लगाया था। वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे थे वो सभी के सभी एम हैमिल ने खुद से लगाए थे।
तो अब जब वो उस स्कूल में पहुंचा तो वो काफ़ी हाफरा था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल। बसल का मतलब होता है चहल पहल, या फिर जो सराउंडिंग की नॉइज़ होती है उसको हम बसल बोलते हैं। तो जब भी स्कूल स्टार्ट होता था तो हर तरफ चहल पहल होती थी और हर तरफ स्कूल से आने वाली आवाज़ों को सुना जा सकता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। अब वो जो आवाज़ें थी वो सड़क तक भी सुनाई देती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अब वो जो साउंड होता था वो कैसे प्रोड्यूस होता था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, lesson repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better। अब जो साउंड प्रोड्यूस होता था वो कैसे होता था कि बच्चे जब उनकी जो डेस्क होती थी उनको खोलते थे, बंद करते थे और एक साथ में लेसन को रिपीट करते थे, उसकी आवाज़, ये जो साउंड था वो बाहर, स्कूल के बाहर सड़क पर भी सुनाई देता था। और सारे के सारे बच्चे बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके अपने चीक पर, अपने गालों पर दोनों हाथों को रख कर प्रैक्टिस किया करते थे ताकि उन्हें अच्छे से समझ आ जाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। रूलर का मतलब होता है स्केल, जो कि लाइन खींचने के लिए हम काम में लेते हैं। तो जो टीचर होते थे वो उस स्केल को जो बेंचेस पर ज़ोर से मारते थे उसका भी साउंड बाहर सुनाई देता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। लेकिन अभी इस समय ऐसा कोई साउंड, बच्चों के बोलने का साउंड, डेस्क का साउंड, या फिर जो टीचर स्केल को ज़ोर से मारते हैं बेंचेस के ऊपर, वैसा कोई साउंड अभी सुनाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। आई हैड काउंटेड द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। और बहुत बार ऐसा होता था कि मतलब इन आवाज़ों का फ़ायदा उठाकर ही वो क्लास में जाकर बैठ जाया करता था। लेकिन अभी उसके साथ में ऐसा कोई केस नहीं है, क्योंकि वो एक तो स्कूल के लिए लेट है और इतना ज़्यादा सन्नाटा है कि वो उस आवाज़ का फ़ायदा उठाकर अभी क्लास में नहीं जा सकता। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन अभी इस समय जो माहौल था काफ़ी शांत था और कोई भी आवाज़ इस स्कूल में नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि आज संडे मॉर्निंग है, क्योंकि संडे को नॉर्मली स्कूल नहीं लगता, तो स्कूल में काफ़ी शांति होती है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। अब जैसे ही उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसने देखा कि उसके सारे के सारे फ्रेंड्स, सारे के सारे क्लासमेट क्लास में चुपचाप आराम से बैठे हुए हैं और उनके टीचर एम हैमिल अपनी रूलर को अपने बगल में दबाकर इधर उधर टहल रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब फ्रेंड्स के पास में एक ऑप्शन जो रह गया था वो था कि वो क्लास के सामने से जाए, डोर को ओपन करें और सबके सामने वो क्लास में एंटर हो। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज। अब इस बात से उसे काफ़ी डर भी लग रहा था और वो काफ़ी अच्छा भी फील हो रहा था कि वो सबकी नज़रों में आएगा। अब इस बात से उसे काफ़ी डर भी लग रहा था और उसे थोड़ी सी खुशी इस बात की भी हो रही थी कि वो सबके सामने से क्लास के अंदर एंटर करेगा। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। अब जैसे ही उसने डोर ओपन किया और जैसा उसने सोचा था कि एम हैमिल उसको डांटेंगे या फिर उससे कुछ कहेंगे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल ने उसे बहुत ही पोलाइटली ट्रीट किया। उससे बोला कि फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बगैर ही इस लेसन को स्टार्ट करने जा रहे थे, तो अभी जाकर तुम अपनी जगह पर बैठ जाओ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। अब फ्रेंड्स को जैसे ही उन्होंने बैठने के लिए बोला, फ्रेंड्स जाकर सीधा अपनी जगह पर बैठ गया। अब जैसे ही वो अपनी जगह पर जाकर बैठा, अपने डर से थोड़ा सा उभर ही पाया था तो उसने नोटिस किया कि जो उसके टीचर थे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप all embroidered that he never wore except on inspections and prize days। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था और एक फ्रिल शर्ट, जिसको अपन बोलते हैं झालर वाली शर्ट, तो वो शर्ट का डिज़ाइन जैसी शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने एक सिल्क की ब्लैक कलर की कैप भी पहनी हुई थी जिसके चारों तरफ बहुत ही अच्छी कढ़ाई थी, एक डिज़ाइन था। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कढ़ाई। अब यहाँ पर ये देखकर वो काफ़ी सरप्राइज था क्योंकि एम हैमिल इस ड्रेस को केवल स्पेशल ओकेशंस पर ही पहनते थे।
अब वो कौन से ओकेशंस थे, जैसे कि कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डे हो या फिर कोई इंस्पेक्शन हो, तभी ये स्पेशल ड्रेस को वो पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्स सो स्ट्रेंज एंड सोलम। अब उसने इस वियर्ड चीज़ के अलावा एक चीज़ और जो कि काफ़ी स्ट्रेंज थी उसको ऑब्जर्व किया कि स्कूल का जो एटमॉस्फेयर था वो भी आज काफ़ी स्ट्रेंज था, काफ़ी अजीब सा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। अब सबसे ज़्यादा उसे सरप्राइज़ ये देखकर हुआ कि जो क्लास में रखी हुई बेंचेस जो कि हमेशा खाली होती थी, जहाँ पर धूल जमती रहती थी, जहाँ पर कोई बच्चा बैठता नहीं था, वो बेंचेस पर भी काफ़ी सारे लोग जो कि काफ़ी सीनियर्स हैं वो बैठे हुए थे। उसको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। अब गाँव के जो बुजुर्ग लोग थे, गांव के काफ़ी सारे लोग वहाँ पर उन बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे, जैसे कि और बच्चे बैठे हुए थे वैसे भी वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे। ओल्ड हॉजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड। अब वहाँ पर एक गांव वाला था जिसका नाम था हॉजर, जो एक 3 कॉर्नर हेड पहने हुए था। और उसके अलावा कुछ और भी लोग थे, जैसे कि फॉर्मर मेयर था, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। और भी आसपास में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, जिसमें से पोस्टमास्टर था, जिसमें से एक मेयर था, और भी काफ़ी सारे गांव वाले वहाँ पर उस क्लास में बैठे हुए थे और क्लास अटेंड करने के लिए आए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड। और हर कोई वहाँ पर जो दिखाई दे रहा था उसके चेहरे पर एक उदासी थी, हर कोई बहुत ही सैड था। एंड हॉजर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो वर्ड प्राइमर है ये एक फ्रेंच लैंग्वेज की ग्रामर की बुक होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमर। तो अब वो जो हॉसर था वो एक किताब लेकर आया था जो कि एक पुरानी सी किताब थी, और वो फ्रेंच लैंग्वेज की, फ्रेंच ग्रामर की एक बुक थी जिसे वो लेकर आया था। थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन हिज नीज ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। अब उसने वो जो प्राइमर थी, जो बुक थी, उसको अपने पाँव पर खोलकर रखा हुआ था, जिसके बीच में उसने अपना स्पेक्टिकल्स, उसका जो नज़र का चश्मा था, उसको रखा हुआ था। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me. अब जैसे वो सारी चीज़ों को देखकर सरप्राइज़ हो ही रहा था, तो वैसे ही वो क्या देखता है कि जो एम हैमल थे वो अपनी चेयर से उठते हैं और बहुत ही जेंटल टोन में बात करना शुरू करते हैं। और ये वही जेंटल टोन थी जिसमें उन्होंने फ्रैंक से बात की थी। तो उन्होंने कहा, सैड, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तो वो खड़े हुए और उन्होंने सभी से कहा कि ये आज का लास्ट लेसन है जो कि आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। अब जर्मनी की राजधानी, जर्मनी की कैपिटल जो थी वो थी बर्लिन, वहाँ से ऑर्डर आया है कि आज से सभी स्कूल्स में, अल्सास और लॉरेन के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, उस लैंग्वेज की जगह पर अब जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी अटेंटिव। तो उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को बताया कि कल से फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने वाले जो तुम्हारे टीचर होंगे वो आएंगे, और आज ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है इसका लास्ट लेसन है जिसे मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सारे के सारे लोग अटेंटिव होकर बहुत ही सीरियसली इस लेसन को पढ़ो। What a thunderclap these words were to me। अब जैसे ही फ्रैंक्स ने मिस्टर हैमिल के मुंह से ये सुना कि आज फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, इसके बाद में कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज इस स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया और सोचने लगा, ओह द रैचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया कि जो टाउन हॉल के बाहर जो भीड़ लगी हुई थी वहाँ पर बहुत सारे लोग जिस न्यूज़ को पढ़ रहे थे वो यही न्यूज़ थी कि अब से अल्सास और लॉरेन में जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। अब वो ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब वो शॉक रिएक्ट करते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है और मुझे तो अभी लिखना भी नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब क्या मैं कभी इस लैंग्वेज को सीख नहीं पाऊँगा?
आई मस्ट स्टॉप देयर देन। इसका मतलब कि अब मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा, फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। अब फ्रैंक्स को अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। जब एम हैमिल उसे पढ़ाते थे तो वो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था, इसी वजह से अब वो पछता रहा था कि काश वो पहले फ्रेंच लैंग्वेज को सीख लेता। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। अब क्या वजह थी जिसकी वजह से वो क्लास में अटेंटिव नहीं होता था? वो वजह थी कि जब भी अगर वो स्कूल आता था तो उसका जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता था चिड़ियाओं के अंडों को खोजने में या फिर वो नदी में स्विमिंग करने में उसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो वो इन सारी एक्टिविटी में ज़्यादा पार्ट लेता था बशर्ते पढ़ाई करने के। माई बुक्स दैट हैड सीम सच एस नॉइसेंस अ वाइल अगो सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई couldn't गिव अप। अब वो ये मन ही मन में ही सोच रहा है कि जो किताबें मुझे अब से पहले बोझ लगा करती थी, जिसे मैं अपने साथ में लेकर चलना नहीं चाहता था, अब वो हमेशा ये सोचता था कि वो फ्रेंच लैंग्वेज को कभी भी सीख लेगा, अभी उसके पास में बहुत ज़्यादा टाइम है। लेकिन अब वैसा उसके लिए कुछ नहीं हो पाएगा। उसने कभी भी ग्रामर नहीं सीखी, लैंग्वेज को सीखने में ज़्यादा फोकस नहीं किया, और उसे ये लगता था कि जितनी भी पास्ट की नॉलेज है, हिस्टोरिक नॉलेज है, सेंट्स की स्टोरीज़ हैं, वो जब फ्रेंच लैंग्वेज सीख जाएगा तो उसके बारे में वो उसे काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो उसके पास में अब वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं रही थी। अब फ्रेंच लैंग्वेज और जो उसकी किताबें थी वो सारी की सारी उसकी ओल्ड फ्रेंड्स बनकर ही रह गई थी, अब वो कुछ नहीं कर सकता था। एंड एम हैमिल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। अब जैसे ही उसने ये सोचा और फील किया कि एम हैमिल जो कि इतने सालों से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ऑनेस्टली उन्होंने अपनी सर्विसेज इस स्कूल को दी हैं, तो एम हैमिल के लिए भी उसे काफ़ी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो जब ये सोच रहा था कि अब वो कभी भी एम हैमिल को देख नहीं पाएगा इस स्कूल में पढ़ाते हुए, उनके लिए भी काफ़ी बुरा लग रहा था उसे। और जिसकी वजह से एम हैमिल ने उसे जब भी पीटा, जितना भी डांटा, और उनका जो भी बैड बिहेवियर उसे लगता था उसके लिए है, वो सब कुछ एम हैमिल के बारे में ये भूल गया था, और उसे वास्तव में उनके ऊपर काफ़ी दया आ रही थी। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। अब उसे सारी बात समझ में आ गई थी कि जो संडे क्लोथ्स हैं, जो नए क्लोथ्स हैं, जो कि स्पेशल ओकेशंस पर एम हैमिल पहनते हैं, उन्होंने ये अच्छे अच्छे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझा, अब उसे ये सब कुछ समझ आ गया था। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग इन द बैक ऑफ द रूम। अब उसे ये भी समझ में आया था कि गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं उनके आने का कारण क्या है। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू। अब वो वहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि उनको भी काफ़ी पछतावा हो रहा था। जब एम हैमिल ने उनको भी पढ़ाया था तब भी उन्होंने फ्रैंक्स की तरह पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे थे और एम हैमिल को सॉरी बोलने के लिए वहाँ पर आए थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो इस वजह से सॉरी फील कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ने पर या फिर स्कूल में अटेंटिवली क्लास अटेंड करने पर ध्यान नहीं दिया। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. अब जो लोग थे, जो कि बड़े बड़े लोग थे वहाँ पर आए हुए थे, वो सोच रहे थे कि एक टीचर जिसने 40 साल इस स्कूल में पढ़ाया है, अब वो इस स्कूल में नहीं होंगे, अब उस स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, तो उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, वहाँ पर उनको एज अ फेयरवेल देने के लिए वो सभी उनके सम्मान में वहाँ पर उस क्लास को अटेंड करने के लिए आए थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। अब जैसे ही फ्रैंक्स इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था तो एकदम से उसका नाम बोलता है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड। अब ये उसका टर्न होता है जब वो पार्टिसिपल्स, जो होमवर्क था उसको वो पार्टिसिपल्स सुनाने थे। What would I not have given to be able to say that dreadful role of the participles all through? अब वो पार्टिसिपल्स के जितने भी रोल्स थे, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थे उसके लिए, और उसे इस बात का डर लग रहा था कि उसने तो कुछ भी नहीं पढ़ा तो वो सुनाएगा क्या। एंड उससे कहा गया रीड इट वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। एम हैमिल ने
फ्रैंक से कहा कि बिना कोई गलती किए इसे साफ साफ लाउड वॉइस में पढ़ो। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। अब जैसे ही फ्रैंक्स ने पहला वर्ड पढ़ा और वो उसी पर ही अटक गया और वो उससे आगे नहीं बढ़ पाया, तो उसे इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, घबराहट की वजह से वो ऊपर भी एम हैमिल की तरफ नहीं देख पा रहा था और उसका हार्ट बहुत ही तेज़ी के साथ में बीट कर रहा था। आई हर्ड एम हैमिल से टू मी। अब उसकी इस हालत को देखकर एम हैमिल ने उससे कहा, आई वोंट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रैंक्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज़। अब एम हैमिल ने उसे कहा कि आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम ये खुद से फील करो कि जो भी तुमने किया या फिर जो भी तुम कर रहे हो या फिर करते हुए आए हो वो कितना सही है और कितना गलत है, इसे तुम्हें खुद से रियलाइज़ करना चाहिए। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। आगे एम हैमिल ने कहा कि हम सभी का एक जैसा ही हाल है कि हम हमेशा अपने आप से ये कहते रहते हैं कि हम किसी भी काम को कल कर लेंगे, उसको कल पर टालते रहते हैं और कल कभी नहीं आता। और अब देखो, अब मतलब ऐसा टाइम है जिसे कभी भी सीखा नहीं जा सकता, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है, क्योंकि अब ना तो मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए रहूँगा और ना तुम कभी अपनी लैंग्वेज को सीख पाओगे। दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद अल्सास। और फिर वो ये बोलते हैं कि अल्सास के जितने भी लोग हैं उन सभी के साथ में मुसीबत यही है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। सभी के सभी पढ़ाई को कल पर टालते रहते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। तो अब वो उनको समझाते हैं कि अब जब कल से जर्मन के टीचर आएंगे या फिर जो भी और दूसरे टीचर्स आएंगे, जब उनको ये पता लगेगा कि तुम कैसे फ्रेंचमैन हो, तुम एक फ्रेंचमैन होते हुए भी ना तो फ्रेंच लिखना जानते हो और ना उसे बोल सकते हो, तो ये काफ़ी शर्म की बात होगी। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रैंक्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील ऑफ रीअप्रोच आवरसेल्फ विद। तो उन्होंने फ्रैंक से ये कहा कि गलती तुम्हारी अकेले की नहीं है, गलती हम सभी की है कि हमने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ में नहीं किया। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। आगे वो ये बोलते हैं कि फ्रैंक्स, तुम्हारे पेरेंट्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी तुम्हारी पढ़ाई को लेकर चिंता नहीं की। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। उन्होंने पढ़ने के वजह तुम्हें काम पर भेजा ताकि तुम कुछ पैसे कमा सको, जिससे तुम्हारी स्टडी का काफ़ी लॉस हुआ। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। और जब वो अपने बारे में बोलते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो टू फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। तो अब यहाँ पर एम हैमिल अपने आप को ब्लेम करते हुए बोलते हैं कि फ्रैंक्स जब नहीं सीख पाया तो उसके लिए वो भी खुद रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बहुत बार जब फ्रैंक्स पढ़ने के लिए आता था तो वो उसे कुछ एक्स्ट्रा वर्क दे दिया करते थे, जैसे कि उनके पौधों में पानी डालना, और जब भी वो उनकी फ़िशिंग ट्रिप पर जाते थे तो फ्रैंक्स की छुट्टी वो कर दिया करते, जिसकी वजह से भी फ्रैंक्स की स्टडी का काफ़ी लॉस हुआ। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। अब एक के बाद एक चीज़ें उन्होंने सभी लोगों के साथ में डिस्कस की कि जो होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया, कौन सी मिस्टेक की, इन सभी को डिस्कस करने के बाद में वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में काफ़ी कुछ समझा रहे थे, saying that it was the most beautiful language in the world। उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की काफ़ी खूबसूरत भाषा है, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। उन्होंने आगे कहा कि ये भाषा काफ़ी साफ़ है, ये भाषा काफ़ी क्लियर है और काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है, और हमें इसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। और उन्होंने सभी लोगों को आगे समझाया कि ये एक भाषा की वजह से ही तुम गुलाम बनने से बचे रह सकते हो। जब तक तुम सभी अपनी भाषा से जुड़े रहोगे तब तक तुम्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता। फिर उन्होंने सभी से कहा कि एक भाषा ही है जो तुम्हें गुलाम बनने से बचाएगी।
देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस अ लेसन। फिर उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और सबके लिए लेसन को रीड करना स्टार्ट किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और इस दिन एम हैमिल पढ़ा रहे थे तो फ्रैंक्स को काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा था। ऑल ही सैड सीम सो ईजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। और वो जो भी सुन रहा था उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। अब ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इससे पहले कभी उसने इतना ध्यान से एम हैमिल को नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और ये भी कह सकते हैं कि इससे पहले एम हैमिल ने कभी भी इतने पेशेंस से बच्चों को नहीं पढ़ाया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो एम हैमिल आज हमें सब कुछ सिखाकर ही मानेंगे और उनके पास में जितना भी कुछ है वो आज सब कुछ सभी लोगों को सिखा देंगे। एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और एक बार में ही वो सब कुछ हमारे दिमाग में डाल देने वाले हैं आज। आफ्टर द ग्रामर ही हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब ग्रामर के बाद में राइटिंग का सेक्शन स्टार्ट हुआ। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। और इस दिन एम हैमिल सभी बच्चों के लिए नई कॉपीज़ लेकर आए थे। एंड रिटर्न इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सास। और इन कॉपीज़ के ऊपर बहुत ही सुंदर एक प्रिंट था, यहाँ पर फ्रांस अल्सास लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो छोटे छोटे फ्लैग्स हैं जो कि स्कूल में क्लास में चारों तरफ फैर रहे हों। यू ought टू हैव सीन हाउ everyone sat to work and how quiet it was। और जब उन्होंने सभी बच्चों को लिखने के लिए कॉपीज़ दी और सारे के सारे लोग जैसे ही उनको वो कॉपीज़ मिली उन सभी ने उन पर लिखना शुरू कर दिया। और क्लास में चारों तरफ सन्नाटा छा गया क्योंकि सभी लिखने में बिजी थे, कोई भी बातें नहीं कर रहा था और सब की सब अपनी कॉपीज़ में लिख रहे थे। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और जो एक साउंड आ रहा था वो था लिखने का स्क्रैचिंग साउंड जब पेन से पेपर पर लिखा जा रहा था। और जब सारे के सारे लोग लिखने में बिजी थे, वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू दैम। अब होता क्या है कि कुछ झींगुर क्लास के अंदर उड़ते हुए आते हैं लेकिन किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब लिखने में बिजी थे। Not even the little ones who worked rides on tracing their fish hook as if that was French too। और ऐसे स्टूडेंट्स ने भी ध्यान नहीं दिया जो कि पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे और इन सभी चीज़ों में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। वो सब के सब लिखने में इस कदर बिजी थे कि ये जो बाहर से इंसेक्ट उड़कर आए थे इनकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ऑन द रूफ द पीजन्स कुक्ड वेरी लो and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? और फ्रैंक्स ने जब ध्यान से सुना तो एक लो साउंड जो कि टेरेस से आ रहा था और वो जो लो साउंड था वो थी पिजन की आवाज़, जो कि एक कोड साउंड था। जो कि पिजन की आवाज़ होती है वो उसे धीमी धीमी सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो उसने मनी मन ये सोचा कि जब जर्मन लोगों ने हमारे ऊपर ये रूल अप्लाई किया है हम अपनी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, तो क्या जर्मन टीचर इन कबूतरों की लैंग्वेज भी बदल देंगे जैसे उन्होंने हमारी लैंग्वेज को बदल दिया? और क्या वो इन सभी पीजन्स को जर्मन लैंग्वेज में गाने के लिए बोलेंगे? क्या इन पीजन्स को भी जर्मन लॉ को फॉलो करना पड़ेगा? ये सब कुछ वो सोच रहा था। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing। अब जैसे ही एम हैमिल को फ्रैंक्स ने देखा तो वो देखता है कि एम हैमिल चुपचाप बिना हिले डुले मोशनलेस पोजीशन में उनकी चेयर पर बैठे हुए हैं और पूरी क्लास को वो बहुत ही गौर से देख रहे हैं। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम। जैसे कि मानो वो इस पूरी क्लास को अपने दिमाग में कैप्चर कर रहे हों। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him। और ये काफ़ी बड़ी बात थी। 40 सालों से उन्होंने इस स्कूल में पढ़ाया था और वो सेम जगह पर रहकर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर गार्डन उसको डेवलप किया था और इन सभी चीज़ों को, क्लास को, गार्डन को वो काफ़ी गौर से देख रहे थे जैसे कि मानो कि वो मेमोरीज़ को कैप्चर कर रहे हों।
जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैव बीन worn स्मूथ। 40 सालों में एम हैमिल के लिए कुछ भी नहीं बदला था, और अगर बदला था तो वो था स्कूल का फर्नीचर, जो कि अब काफ़ी स्मूथ हो गया था, काफ़ी पुराना हो गया था। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन्स वर टॉलर, और जो उन्होंने वॉलनट के, जो अखरोट के पेड़ गार्डन में लगाए थे, अब वो काफ़ी बड़े हो चुके थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वेंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ, जो उन्होंने वाइन्स लगाई थी गार्डन में, जो उन्होंने बेल लगाई थी, वो इतनी बड़ी हो गई थी कि अब वो खिड़की के ऊपर तक पहुंच रही थी। हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। तो फ्रैंक्स ने सोचा है कि ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है एम हैमिल के लिए कि ये सब कुछ जो कि इतने मन से, इतने प्यार से उन्होंने लगाया, अब इन सभी चीज़ों को छोड़कर उन्हें जाना पड़ेगा। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। अब उसने क्लास के जस्ट ऊपर, जो कि एक और फ्लोर था, वहाँ से आती हुई आवाज़ सुनी, जहाँ पर एम हैमिल की जो सिस्टर थी वो अपने सामान को बक्से में जमा रही थी, जिसका साउंड फ्रैंक्स के कानों तक आ रहा था। इसका मतलब साफ था कि उनकी जो सिस्टर थी वो लगेज को पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन ही कंट्री को छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। ये एम हैमिल की हिम्मत ही थी कि मानो कि वो अपने लास्ट टाइम पर जाते जाते भी पढ़ा रहे थे। इट वॉज क्वाइट इमोशनल मोमेंट फॉर हिम। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। अब राइटिंग के सेक्शन के बाद में उनका हिस्ट्री का लेसन स्टार्ट होता है। एंड द बेबीज चैंटेड, और जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चैंट करना स्टार्ट किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। अब जैसे कि सभी लोग बोल रहे थे, और जो पीछे हॉजर था जो कि बैठा हुआ था, जिसके हाथ में ओल्ड प्राइमर थी, उसने अपने स्पेक्टिकल्स को लगाया और प्राइमर जो कि फ्रेंच ग्रामर की बुक थी उसको अपने दोनों हाथों में पकड़ा। स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, और वो उन लेटर्स को चैंट करने लगा, बोलने लगा। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। अब फ्रैंक्स ने देखा कि जो ओल्ड हॉजर था वो भी किताब को पढ़ते पढ़ते रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशन, वो इतना ज़्यादा इमोशनल था कि वो काँपती हुई आवाज़ में उस किताब को पढ़ रहा था। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। और फ्रैंक्स को ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी लग रहा था। वो और उसके दोस्त सभी का हंसने का मन कर रहा था लुकिंग एट द ओल्ड हॉजर, क्योंकि जिस तरीके से वो रीड कर रहा था वो काफ़ी फ़नी था इन लोगों के लिए। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन। अब फ्रैंक्स सोचता है कि ये जो लास्ट लेसन है ये उसे काफ़ी अच्छे से समझ में आया और इसको वो कभी भूलेगा नहीं। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्टक 12। अब जैसे ही 12 बजे तो चर्च की जो क्लॉक थी उसका साउंड स्टार्ट हो गया। देन द एंजेलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल्स साउंडेड अंडर अवर विंडो। और ठीक 12 बजे ही जो प्रशियन सोल्जर्स थे उनकी जो ट्रम्पेट थी, उनका जो साउंड था, जो कि वो मार्च लेकर वहाँ से निकल रहे थे, स्कूल क्लास के विंडो के ठीक नीचे से ही वो साउंड आ रहा था, जैसे कि मानो कि वो वहाँ से गुजर रहे हों। एम हैमिल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। एम हैमिल अपनी कुर्सी से खड़े हुए, उनका चेहरा काफ़ी फीका लग रहा था। यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं द वर्ड पेल। पेल का मतलब होता है जब चेहरे का कलर उड़ गया हो, चेहरे की रंगत चली गई हो, उसको हम बोलते हैं पेल। तो एम हैमिल खड़े हुए और बहुत ही फीका चेहरा उनका नज़र आ रहा था और वो काफ़ी मायूस थे, काफ़ी दुखी थे। इन हिज चेयर, वो उनकी कुर्सी से उठे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। और ऐसा फ्रैंक्स ने कभी एम हैमिल को नहीं देखा था। वो काफ़ी ज़्यादा सैड थे। माई फ्रेंड्स ही सैड। तो एम हैमिल ने कहा कि माई फ्रेंड्स आई बट समथिंग चोक्ड हिम। वो जैसे कि बोलना चाह रहे हों लेकिन इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे कि उनका गला भर आया। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक। और फिर वो अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, उन्होंने चॉक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही एज लार्ज एज ही कुड। उन्होंने चॉक का टुकड़ा लिया और
अपनी सारी ताकत को जुटाकर, सारी शक्ति को जुटाकर उन्होंने बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। क्या लिखा? विव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। फिर वो थोड़े से रुके और अपने सर को थोड़ा सा झुकाया। एंड विदाउट वर्ड ही मेड जेस्चर्स टू अस विद हिज हैंड। और उन्होंने बिना कुछ कहे अपने आप को बेंड करके अपने हाथ से ऐसा जेस्चर शो किया जैसे कि मानो वो बोल रहे हों कि अब आप जा सकते हो। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। इसका मतलब था कि अब स्कूल ख़त्म हो गया है और अब तुम जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन का कंप्लीट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। होप कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो इफ़ यू हैव एनी सजेशन, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपके कोर्स रिलेटेड सारी समरी के वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। सो अभी के लिए वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव फन एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ यू। बाय बाय।